नमस्कार। दूरदर्शन के इस विशेष प्रसारण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, मैं ऋतु श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। भारत एक ऐसा देश है जहाँ संस्कृति, इतिहास और प्रकृति का अनुपम संगम है। यही इसकी सुंदरता भी है और इसकी सुंदरता हमारे देश को स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखने में भी है। स्वच्छता न केवल एक आदत है बल्कि एक संस्कार भी है जो हमारे देश के प्रत्येक घर से चलकर पूरे देश को अपने आंचल में समेट लेती है। तो आज का हमारा विषय भी बहुत ही खास है जो स्वच्छ भारत अभियान पर समर्पित है और इस पे विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक विशेष मेहमान आए हुए हैं जो हैं आयुक्त नगर निगम भिलाई श्री राजीव पांडे जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू। और सबसे पहले इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो स्वच्छ भारत अभियान हमारी केंद्र सरकार की महती योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और जब भारत सरकार ने इसे शुरू किया तो उनकी क्या मुख्य सोच थी इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा मैं मानता हूँ हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का, और महात्मा गांधी जी का सपना था कि स्वच्छता हर भारतीय के आचरण में आए। कई बार तो यह भी कहते थे कि स्वच्छता के लिए मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, स्वतंत्रता के लिए भले इंतज़ार कर सकता हूँ। और उनके पहले कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि कोई उनके जैसा व्यक्ति अपने शौचालय स्वयं साफ करे। तो स्वच्छता को जनमानस की आदतों में सम्मिलित करना और साथ साथ जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं सभी समन्वित ढंग से काम करें और तकनीकी का बेहतर उपयोग हो। इस प्रकार से देश को स्वच्छता की पंक्ति में आगे खड़ा किया जाए, ये इसका उद्देश्य रहा है और कहीं न कहीं बीते 10 वर्षों में हम इसमें सफल भी रहे हैं। जी। और सर, जैसे ये योजना जो है, ये अभियान जो है 2014 से शुरू हुआ है, तो तब से अब तक आपने देश में क्या ऐसे बड़े बदलाव महसूस किए हैं? देखिए, स्वच्छता और जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन चालू हुआ है, इसके पहले जो कचरे को एक भार समझा जाता था, बोझ समझा जाता था, बर्डन समझा जाता था, अभी हम उसको एक रिसोर्स समझते हैं। स्वच्छता के साथ साथ रोज़गार भी मिल रहा है। कई स्व सहायता समूह हैं और कई ऐसे कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार के सुअवसर भी इससे प्राप्त हो रहे हैं और साथ ही साथ सफाई भी हम सुधार ला पा रहे हैं लगातार। जी। और इस अभियान के तहत जैसे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की अलग अलग रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं? देखिए, दोनों की चुनौतियाँ अलग रहती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास पर्याप्त ज़मीन रहती है, स्थल रहते हैं, और गांव में तो लोग अपना खुद का हर घर में कंपोस्ट बनाते हैं अब और अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। शहरों में चुनौतियाँ थोड़ी अलग रहती हैं क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा रहती है और इतनी भूमि नहीं होती लोगों के पास। तो यहाँ पर हमारी भूमिका, नगरीय निकायों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हम कोशिश करते हैं और 100% जो वेस्ट है, चाहे लिक्विड वेस्ट हो, सॉलिड वेस्ट हो, उसको एकत्र करते हैं और उसको बेहतर ढंग से प्रोसेस करके हम रीयूज कर सकें, इसके लिए कोशिश करते हैं। शहरी क्षेत्र में जागरूकता फैलाने में निश्चित रूप से थोड़ा सा आसानी होती है, लोग पढ़े लिखे रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक रूपता रहती है, वहाँ पर एक ही जगह पर बैठेंगे तो काफ़ी लोगों से आप बात कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में दोनों में भी हम जागरूकता ला पा रहे हैं स्वच्छता के क्षेत्र में, और ये जागरूकता आई भी है। जी। और ये जो खुले में शौच मुक्त ODF भारत का जो प्लान है, जो योजना है, वो मतलब किस तरीके से उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जब स्वच्छ भारत मिशन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2014 से, तो प्रथम चरण में यही उद्देश्य था कि ओपन डेफिकेशन फ्री रखा अपने देश को किया जाए। गाँव में, शहरों में हम लोग देखते थे, आप लोगों ने भी अवलोकन किया होगा, देखा होगा कि लोग लाखों करोड़ों का निवास बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते थे, लेकिन शौचालय के लिए प्रोविज़न नहीं रखते थे। और हम लोग सतह लोगों से बात करते थे कि भाई ऐसा आप क्यों करते हैं, तो उनका यही रहता था कि आदतों में नहीं था। तो निश्चित रूप से ये आदतों में शामिल हुआ है और भारत सरकार ने भी काफ़ी समर्थन दिया है। प्रत्येक शौचालय के पीछे 12,000 की सब्सिडी रूप में राशि, सहायता राशि दी जाती थी। लोग अपना शौचालय जिस भी प्रकार से बनाना चाहें उनको 12,000 की राशि मिलती थी। उसमें 60% केंद्र का अंश होता था, राज्य का 40% होता था। तो इससे बड़ी क्रांति आई है और लगभग हर घर में एक निजी शौचालय बना लिया गया है। और साथ ही जहाँ पर
कुछ अपरिहार्य कारणों से भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण निजी शौचालय नहीं बना पाए हैं, वहाँ पर सार्वजनिक शौचालय, कम्युनिटी शौचालय बनाए गए हैं। तो निश्चित रूप से हर देशवासी की उपलब्धता शौचालय तक है। जी। और सर, जैसे कचरे को लेकर गीला और सूखा कचरा का जो अब लोगों में एक पहचान बनी है, ड्राई वेट वेस्ट सेग्रीगेशन की जो बात है, उसको लेकर लोगों में कितनी जागरूकता है? यहाँ निश्चित रूप से बड़ी चुनौती शुरुआत में आई है और हम लोग कोशिश करते हैं सोर्स सेग्रीगेशन की, है ना, कचरा अलग अलग लिया जाए, गीला कचरा अलग डस्टबिन रखा जाए, सूखा कचरा अलग डस्टबिन रखा जाए। इसमें अधिकांश जो जागरूक नागरिक रहते हैं अलग करके देते हैं। कुछ जगहों में अभी भी एक ही डस्टबिन में गीला और सूखा कर देते हैं। कई लोगों को प्रायः नहीं समझ में आता कि किस प्रकार के कचरे को गीला कचरा माने, किसको सूखा माने। तो एक सामान्य बात है कि गीला कचरा जिससे हम खाद बना सकते हैं, एक सरल बात है, चाहे उसमें आपका सब्जियों का वेस्ट हो सकता है, खाने पीने की बचत सामग्री हो सकती है, या कोई भी घास इत्यादि हो सकती है, उसको हम लोग अलग डस्टबिन में रखते हैं। गीला कचरा को ग्रीन डस्टबिन में रखते हैं और सूखा कचरा को नीले डस्टबिन में रखते हैं। तो ये हम लोग शुरुआत में प्रचार प्रसार करने में वास्तव में काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन अब लोग समझ गए हैं। और कुछ क्षेत्रों में ज़रूर, कुछ मोहल्लों में कहेंगे कि इसमें हम लोग चुनौती का सामना करना पड़ा। मैं भिलाई का ही उदाहरण दूंगा अपने, कि हम लोग घर घर से कचरा इकट्ठा करते हैं और उसके लिए जो SLRM सेंटर्स बने हुए हैं, अकेले हमारी भिलाई में भी 9 सेंटर्स बने हुए हैं और करीब 8 सेंटर और हम नए बनाने वाले हैं। तो वहाँ पर लोग, कुछ मोहल्लों में देखा गया कि लोग इकट्ठा दे देते हैं। तो हम लोगों ने एक प्लान किया कि उनको हमने आमंत्रित किया कि आप कुछ समय निकाल करके आप हमारे SLRM सेंटर्स आइए। तो उन्होंने देखा कि जो हम लोग गलती करते हैं, इकट्ठा दे देते हैं सूखा और गीला कचरा, तो वहाँ जो स्व सहायता समूहों की दीदियाँ रहती हैं, स्वच्छता दीदियाँ रहती हैं, वो फिर अलग अलग करती हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो हमसे बहुत गलती हुई, और उन्होंने संकल्प लिया और वास्तव में सुधार आया। क्योंकि कहने मात्र से सुधार नहीं आता, जब लोग स्वयं उसको देखते हैं तो उसका असर दूरगामी रहता है। तो बड़ी चुनौती है, लेकिन निश्चित रूप से अब इसमें काफ़ी सुधार आया है। जी सर, मतलब बहुत ही अच्छी योजना आपकी रही कि लोगों ने जब स्वयं देखा तो उसको वो समझ पाए। और इसी तारतम्य में जैसे ठोस अपशिष्ट का जो प्रबंधन होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो उसको लेकर आपको क्या लगता है कि किन शहरों ने आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए हैं? देखिए, स्वच्छता के क्षेत्र में निश्चित रूप से इंदौर करीब 7 साल से नंबर 1 रहा है और इस वर्ष भारत सरकार ने उनका एक अलग स्वच्छता लीग अलग ही बना दिया है। अन्य शहरों में इंदौर के बाद इस बार अहमदाबाद नंबर 1 आया है। हमारे रायपुर से पूरे देश में रायपुर चौथे स्थान पर रहा है, जो कि बड़ी प्रेरणा की बात है। लखनऊ है, नवी मुंबई है, ये सारे शहर स्वच्छता क्षेत्र में आगे रहे हैं और हम लोगों के लिए प्रेरणा का विषय रहे हैं। और हाल ही में हमारे राज्य सरकार ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इंदौर का विजिट भी प्लान किया था, जिसमें सारे महापौर महोदयगण, हमारे सारे कमिश्नर्स, इंजीनियर्स, सभी को वहाँ विजिट कराया और वहाँ हम लोगों ने देखा कि क्या अंतर है। तो निश्चित रूप से वहाँ लोगों में एक गर्व की भावना दिखी और साथ में एक जो वहाँ के नगरीय निकाय है, नगर निगम है, वहाँ के जो माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, एक बहुत अच्छा समन्वय दिखा। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख करके वहाँ से भी आए और अपने क्षेत्र में हम लोगों ने उसको क्रियान्वित करने की कोशिश की है। जी, और हम देख रहे हैं कि आज के डेट में तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म का हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या स्वच्छता अभियान में भी आप इसका सहयोग लेते हैं सर? किस प्रकार से आप इसका सहयोग लेते हैं? बिल्कुल, इसमें सबसे प्रथम चीज़ देखी जाती है कि प्रोसेसिंग बहुत ही आवश्यक है। जो कचरा इकट्ठा करना एक पार्ट है और कचरे को इकट्ठा करके हम आगे क्या तकनीक का इस्तेमाल करके आगे उसका क्या सदुपयोग करते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। इसमें जैसे हम अपने भिलाई का ही मैं उदाहरण दूंगा, वहाँ पर जो गीले कचरे की प्रोसेसिंग के लिए भारत सरकार द्वारा CBG प्लांट स्वीकृत किया गया है। करीब 80 से 100 करोड़ की लागत से ये स्वीकृत हुआ है और वहाँ 100 से 150 टन प्रतिदिन इतना गीला कचरा को प्रोसेस किया जाएगा और 5 से 7 टन प्रतिदिन गैस CBG जो कंप्रेस्ड बायोगैस बनेगी। तो अभी तक हम लोग सुनते थे, कई लोग कई बार मजाक भी बनाते हैं कि नाली से गैस बनेगी। तो यहाँ पर देखिए, गीले कचरे से वास्तव में गैस बनेगी। वो चाहे हम वाहनों में उपयोग कर सकते हैं, घरों में सप्लाई कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्लांट्स में भी हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये गीले कचरे की बात हुई, है ना। इसी प्रकार से गीले कचरे से जो कंपोस्ट खाद बनती है, आज बड़ी चर्चा होती है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम करें। तो नगरों में इतना ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है, अकेले हमारे भिलाई में ही करीब 300 मीट्रिक टन पर डे इतना वेस्ट जनरेट होता है और आगे बढ़ेगा ही जैसे शहर का आकार बढ़ता है। तो उसको प्रोसेस करके हम लोग
गीले कचरे को प्रोसेस करके खाद तो एस्लैम सेंटर से बना ही रहे हैं। तकनीकी का बेहतर उपयोग करने से निश्चित रूप से काम आसान हो जाएगा। जैसे सीबीजी प्लांट की मैंने बात किया, न केवल भिलाई नगर के लिए, जो आसपास के नगरीय निकाय हैं, दुर्ग है, भिलाई चरौदा है, रिसाली है, कुम्हारी है, जामुल है, यहाँ के नगरीय निकाय भी अपना लिक्विड वेस्ट वहाँ भेजेंगे। इसी तरीके से सॉलिड वेस्ट के लिए भी हम लोगों ने प्लान किया है। एक सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग प्लांट की कार्य योजना है और इसमें राज्य सरकार द्वारा भी मदद की जा रही है। तो सारे नगरीय निकायों जो आसपास के लगे एक अर्बन एग्लोमरेशन है, वहाँ के सारे कचरे को इकट्ठा किया जाएगा और उस कचरे से जो भी हम जैसे प्लास्टिक को अलग करना, उसका रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो STP का प्लान है हम लोग का और सैंक्शन भी हो चुका है। 150 MLD समझिए कि 15 करोड़ लीटर पर डे पानी हम रीयूज कर पाएंगे वो बनने पर। तो जो भी संसाधन है, कचरा इकट्ठा करना मात्र नहीं है, उससे हम दोबारा रिसाइकिल क्या कर सकते हैं, पुनः क्या उपयोग कर सकते हैं, चाहे पानी हो या अन्य कोई सॉलिड वेस्ट हो, तो उसकी प्रोसेसिंग में तकनीक का बहुत ज़्यादा उपयोग है। इसके अलावा हम लोग कुछ ऐप का भी हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है। कमिश्नर हेल्पलाइन हम लोग चालू किया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है। अगर उनके आसपास सफाई ठीक से नहीं हुई तो कंप्लेंट लॉन्च करते हैं और हम लोग तत्काल उसका निराकरण कराते हैं। इसी तरीके से कोई कॉल भी कर सकते हैं। निदान 1100 टोल फ्री नंबर है, कोई भी व्यक्ति कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, अपनी समस्या को बता सकते हैं। सर, स्वच्छता जो अभियान है, इसमें बच्चों और युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है? और साथ में ये भी हम बात करना चाहेंगे कि जो स्वच्छता है भारत के स्वच्छ अभियान के तहत जितनी भी हमने हासिल की है, इसको स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए हमारी क्या दीर्घकालीन रणनीतियाँ होंगी? देखिए, युवाओं में ऊर्जा होती है और बिना ऊर्जा के कोई कार्य सफल हो नहीं सकता है। हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत युवाओं को शामिल करने के लिए कई कदम उठाए और उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। स्कूलों में, कॉलेजों में हमारी टीम जाती है और उनसे हम जब कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उन्होंने नए नए सुझाव आते हैं। उन सुझावों को हम लोग लेते हैं और उन बच्चों के माध्यम से उन बच्चों के परिवारों तक, उनके समाज तक एक संदेश जाता है। तो निश्चित रूप से युवाओं की बड़ी भागीदारी है और अनेक प्लेटफॉर्म भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए हैं, जिसमें ऑनलाइन भी कोई भी अपना सुझाव दे सकते हैं। तो उससे सुझाव प्राप्त करना और साथ ही उसको क्रियान्वित करने में युवाओं को बढ़ चढ़कर युवा भाग लेते हैं और उससे हमको काफ़ी हेल्प मिली है। इस योजना के लिए जो नगर निगम है, पंचायत है, हमारी जो नागरिक है, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील रखना चाहेंगे इस योजना के लिए हमारे दर्शकों से? देखिए, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि स्वच्छता को हम अपनी दैनिक आदतों में शामिल करें और छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, जैसे स्कूल में हम पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन शौचालय कैसे उपयोग करना है, ये कई बार सामुदायिक शौचालयों में आप देखते हैं कि एक व्यक्ति उपयोग करते हैं तो दूसरी बार उपयोग करने लायक प्राय नहीं रहता है। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग दें और स्वच्छता को दैनिक आदतों में शामिल करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, स्वच्छता को यदि हम अपनी आदत बना लें तो हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक गर्व का मोमेंट दे सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि हमारा भारत स्वच्छ भारत। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।